नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके संसार पे। आज डेट है 14 मई 2021 और हम सब डिस्कस करने वाले हैं सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। इस सेशन के अंतर्गत 10 एमसीक्यू करंट अफेयर्स और 10 वन लाइनर्स करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बिना देर के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वन लाइनर करंट अफेयर्स के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2021 का जो विषय रखा गया वो रखा गया नर्सेस अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। तो आपको कमेंट करके बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है। रेडियम समूह रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करने वाला पूरे विश्व में जो देश बना है वो बना है चीन। इंडोनेशिया स्थित माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली भारत की चौथी महिला पहलवान बनी है सीमा बिस्वा। भारत और इंडोनेशिया की नौसेना ने संयुक्त रूप से पैसेज युद्धाभ्यास आयोजित किया है। भारतीय वायुसेना 2 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर को जर्मनी से एयरलिफ्ट किया है। याद रखिएगा, 2 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर को भारतीय वायुसेना ने एयरलिफ्ट किया है, वो कहां से किया है? जर्मनी। जर्मनी का कैपिटल बर्लिन है और यहाँ पे करेंसी जो चलती है यूरो चलता है। और यहाँ की अंजेला मर्कल जो है 4th टाइम चांसलर बनी है। लाइफ इन ए क्लॉक टावर वैली पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं शकूर राधेर। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर विजय वाटलिंग ने संन्यास की घोषणा की है। अटलांटिक को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत बन गया है मे फ्लावर 400। और आरबीआई के द्वारा कार्यकारी निदेशक के रूप में जोस जे कटूर को नियुक्त किया गया है। तो ये रही करंट अफेयर्स वन लाइनर्स। अब चलते हैं हम एमसीक्यू की तरफ। पहला करंट अफेयर्स क्वेश्चन देखिए, 8 और 9 मई को किस युद्ध में मारे गए लोगों के स्मरण और सामंजस्य के समय के रूप में मनाया जाता है? फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, हल्दी घाटी युद्ध या जालियांवाला बाग हत्याकांड? तो यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा द्वितीय विश्व युद्ध। 2004 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएन जनरल असेंबली ने 8 और 9 मई को द्वितीय युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाने वालों के स्मरण और सामंजस्य के रूप में घोषित किया है और यह 8 और 9 मई को हर साल मनाया जाता है। आपको मैं बता दूं कि अगर यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वार की बात आई है तो सेकेंड वर्ल्ड वार जो है 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक, यानी कि जो टाइम पीरियड अगर देखें तो 6 साल का रहा है। 6 साल तक ये युद्ध लड़ा गया और इसमें कम से कम 100 मिलियन लोगों ने पार्टिसिपेट किया और जिसमें से 50 मिलियन लोगों ने अपनी जान गंवाई, जो कि पूरे विश्व का 3% आबादी इसमें क्या हुआ? मौत के मुंह में समा गया। अगर यहाँ पे हम देखते हैं कुछ और चीज़ें तो आपको मैं बता दूं कि ये जो युद्ध लड़ा गया, ये जो लड़ाई हुई यूरोप में हुआ। कहाँ पे हुआ? यूरोप में हुआ। इससे पहले पश्चिमी यूरोप जो था बिल्कुल शांत था युद्ध के पहले, लेकिन इसके होने से जो वहाँ पे अशांति हुई तो इस अवधि को, इस युद्ध की अवधि को वाक युद्ध की संज्ञा दिया गया। वाक युद्ध, ठीक है, इस चीज को आप मेंशन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले थोड़ा सा चीज और मैं इसमें बता दूं आपको, इसमें 2 ध्रुवीय राष्ट्र थे, एक मित्र राष्ट्र एक ध्रुवीय राष्ट्र। तो अगर एक्सिस की बात करें तो इसमें जो था वो था जर्मनी और इटली और जापान। और वहीं मित्र राष्ट्र की तरफ से अगर देखें तो जो देश थे वो था आपका कौन कौन सा? फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए और रसिया। ये देश प्रतिद्वंदी के तौर पे लड़ रहे थे। कोविड-19 संक्रमण से निपटने के लिए माउंट एवरेस्ट शिखर पर कौन सा देश सीमा रेखा यानी लाइन ऑफ सेपरेशन बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है चीन। देखिए, हाल ही में चीन ने घोषणा किया है कि वो माउंट एवरेस्ट पर सीमा रेखा यानी कि लाइन ऑफ सेपरेशन बनाएगा, क्योंकि चीन की तरफ से जो जाने वाले पर्वतारोही हैं वह कोविड-19 से इन्फेक्टेड ना हो। क्योंकि अभी हाल ही में देखा गया कि नेपाल की तरफ से जो पर्वतारोही गए वो कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए। तो इसी लिहाज से अपने पर्वतारोही को सुरक्षित रखने के लिए चाइना ने डिसाइड किया है कि सीमा रेखा यानी लाइन ऑफ सेपरेशन का निर्माण करेगा माउंट एवरेस्ट पर। अगर चाइना की बात करें, चाइना का जो कैपिटल है वो बीजिंग है, लेकिन अगर आर्थिक राजधानी की बात करें, जिस तरह से हमारे देश की मुंबई है उस तरह से वहाँ की संघाई है। और करेंसी जो चलती है रेनबीबी और युआन चलता है। और वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? सी जिनपिंग है। क्लियर?
हाल ही में खबरों में देखा गया यजीदी अल्पसंख्यक धार्मिक समूह, तो वह मुख्य रूप से किस देश में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है इराक में। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? इराक में। आपको मैं बता दूं कि यजीदीवाद एक अद्वैतवादी धर्म है जिसका पालन यजीदी लोगों के द्वारा किया जाता है, जिनकी आबादी पूरे विश्व में तकरीबन 7 लाख के आसपास है। वे जातीय रूप से कुर्द होते हैं और इस समूह का जो अधिकांश हिस्सा है वह उत्तरी इराक और सिंजर के आसपास केंद्रित है। हाल ही में इराक में अत्याचारों की जांच करने वाली संयुक्त राष्ट्र की जो टीम है उसने घोषणा की कि इस बात के पुख्ता प्रमाण मिले हैं कि इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों ने 2014 में यजीदी अल्पसंख्यकों के खिलाफ नरसंहार किया था। अगर इराक की बात करें तो कैपिटल जो है बगदाद है और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो चलता है बगदादी दिनार। ठीक है, चलिए। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो हर साल 11 मई को मनाया जाता है। आपको बता दूं कि 11 मई 1998 को दूसरी बार परमाणु परीक्षण हमारे देश में हुआ था और उसी के बाद से हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के तौर पे मनाया जाने लगा है। पीईएसबी ने बीपीसीएल का अगला सीएमडी किसे नियुक्त किया है? देखिए यहाँ पे पीईएसबी जो है यह क्या है? पब्लिक इंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड, और इसने बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अगला सीएमडी जो नियुक्त किया है वह अरुण कुमार सिंह को किया है। ठीक है, चलिए। किस राज्य की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए वाहन हेल्पलाइन कोवी वैन शुरू किया? तो ये किया गया है दिल्ली के द्वारा। आपको मैं बता दूं कि दिल्ली पुलिस ने कोविड-19 के बीच अपनी आवश्यक जरूरतों से जूझ रहे वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन शुरू किया है और इसका नाम दिया गया है कोवी वैन। अगर हेल्पलाइन नंबर की हम बात करें तो वो नंबर दिया गया है 012-262-41077। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने ऑल इलेक्ट्रिकल मोटरसाइकिल ब्रांड लाइफ वायर लॉन्च किया है? तो ये किया गया है हार्ले डेविडसन के द्वारा। किसने किया है? हार्ले डेविडसन। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि हार्ले डेविडसन इंक ने तेजी से बढ़ती इलेक्ट्रिकल वाहन बाजार में जो आ रही है उस पर दाव लगाने के लिए कंपनी ने नवीनतम प्रयास ऑल इलेक्ट्रिकल मोटरसाइकिल ब्रांड लाइव वायर को लॉन्च किया है। कंपनी एक अलग इलेक्ट्रिकल वाहन केंद्रित डिवीजन बनाएगी क्योंकि इसका उद्देश्य जो है अगली पीढ़ी और अधिक पर्यावरणीय रूप से जागरूक चालकों को आकर्षित करना है और पर्यावरण को भी दूषित होने से बचाना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, जियोजित ने किसके साथ 3-1 खाते की पेशकश के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किया? तो ये किया है पीएनबी के साथ। आपको मैं बता दूं कि पीएनबी और जियोजित ने एक हस्ताक्षर किए हैं एक संधि पर। इसके अंतर्गत क्या होगा कि इसमें 3-in-1 सर्विसेज मिलेगी, यानी कि 3-in-1 खाता इसमें आपको मिल सकता है। और इसके अंतर्गत क्या होगा कि यह समझौता में आपको पीएनबी का बचत खाता और आपका डीमैट, साथ ही साथ आपको एक इसमें जियोजित ट्रेडिंग खाता की सुविधा दी जाएगी, यानी कि तीनों खाता का यहाँ सुविधा आपको एक ही में मिलेगा। और पीएनबी ने बाधा मुक्त दृष्टिकोण से के साथ बचत और डीमैट खाते ऑनलाइन खोले जा सकते हैं। आपको ऑनलाइन ये सुविधा मिल सकती है, ऑनलाइन आप खोल सकते हैं खाते को, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न जो कहता है, भारतीय मूल के शकुंतला हरक सिंह को हाल ही में कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया विश्व खाद्य पुरस्कार से। भारतीय मूल की वैश्विक पोषण विशेषज्ञ हैं डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह। इनको वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है। उन्होंने समुद्री भोजन और खाद्य प्रणालियों के लिए एक समग्र और पोषण के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित किया और अपने शोध के लिए एक पुरस्कार प्राप्त किया। इस पुरस्कार को खाद्य और कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। ये जो विश्व खाद्य पुरस्कार है इसको खाद्य और कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। हर साल समिति एक ऐसे व्यक्ति का चयन करती है जिसे कि $2.5 लाख की उपाधि और पुरस्कार राशि से सम्मानित की जाती है। ठीक है, याद रखिए कितने? $2.5 लाख से सम्मानित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो कहता है, भारत ने हाल ही में कौन से आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल में भाग लिया है? तो ये है दूसरा नहीं बल्कि तीसरा। ठीक है, कौन सा है? तीसरे आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल में केंद्रीय मंत्री जो है पृथ्वी और विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने हिस्सा लिया। आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल का उद्देश्य जो है वह विभिन्न हितधारकों को अवसर प्रदान करना है, जिसमें आर्कटिक क्षेत्र की सामूहिक समझ को बढ़ाने के उद्देश्य से स्वदेशी समुदाय, शिक्षाविद, नीति निर्माता और सरकार को शामिल किया गया है।
तो ये रहा आपका आज का करंट अफेयर्स और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कीजिएगा, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।